सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही। कानपुर दौरे पर ही पीएम मोदी भी पहुंचे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारत की ताकत देखी है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का अटूट संकल्प है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और इस जवाब की चर्चा सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया कर रही है। एक बार सुनिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है। संजीव श्रीवास्तव जी, भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया। ये एक जीवन दान जैसा था। जिस वक्त पाकिस्तान एकदम भिखारी बना हुआ था, मैं अभी 2 दिन पहले ही पढ़ रही थी, सिर्फ हथियारों के तौर पर जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है वो 7,900 करोड़ से ज्यादा का है। बाकी तो जो कूटनीतिक फैसलों की चोट है या बाकी जगह चोट है वो हिसाब अलग है। लेकिन अभी एक और अपडेट भी कि कर्ज चुकाने के लिए शहबाज शरीफ एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी में, और इस बार चीन पाकिस्तान को जून के आखिर तक 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि 32,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज देने की तैयारी कर रहा है। जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, या फिर अगर भारत पाकिस्तान को बार बार चेता रहा है और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, क्या चीन सीधे तौर पर साथ में है? क्या ये बड़ा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के साथ में है क्या? देखिए रचना जी, चाइना पाकिस्तान के माध्यम से भारत के ऊपर दबाव बनाने की वो लगातार साजिशें करता है, कोशिशें करता है। चाइना भारत को एक बहुत ही जो सिग्निफिकेंट राइवल एडवर्सरी के तौर पर ट्रीट करता है। जाहिर है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जबकि चाइना एक अथॉरिटेरियन मुल्क है, तानाशाही वाला राष्ट्र है। और जाहिर है कि भारत की जिस तरीके की प्रतिष्ठा, जिस तरीके का भारत का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पूरे विश्व में बढ़ रहा है, उसको लेकर के भी चाइना बेहद दबाव में स्वयं रहता है। और ऐसे में वो भारत के उत्थान को, भारत के विकास को, भारत की प्रगति को रोकने के लिए वो भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भी घेरता है। और पाकिस्तान को तो चाइना ने अपनी जद में ले रखा है। 62 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की जो राशि है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, जो कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के औपनिवेशिक प्लान का ही हिस्सा है, उसके तहत दे रखी है। और उसके अलावा भी जब कभी भी पाकिस्तान इस तरीके के कर्ज के कटोरे को लेकर के जाता है तो उसमें वो जरूर पैसे डालता है। तो हर तरीके से अगर देखें तो चाइना पाकिस्तान में अपना प्रभुत्व को लगातार बढ़ा रहा है। और हमारी जो टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वो अपने प्रोजेक्ट्स भी चला रहा है, सीपीसी के प्रोजेक्ट पीओके से होकर गुजरते हैं। तो ये जो चाइना की जो साजिशें हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी हैं और पाकिस्तान के माध्यम से भारत को घेरने के लिए भी है। और इसको लेकर के भारत को लगातार अपने आप को सतर्क ही नहीं बल्कि तैयार करके रखना होगा। मैं ये हमेशा से ये कहता हूं कि आने वाले वर्षों और दशकों में भारत को चाइना को वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। नॉर्दर्न फ्रंट पर तो उसका जो चैलेंज है, उसकी जो खुददृष्टि है, वो भारत के टेरिटरीज के ऊपर जो अपनी खुददृष्टि रखता है, वो सारी बातें तो अपनी जगह है। पाकिस्तान के माध्यम से भी वेस्टर्न फ्रंट पर भी वो चैलेंजेस अपने मिलिट्री के माध्यम से भी वो पेश कर सकता है। उसके लिए भी हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। तो ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो कर्ज की राशि जो लेने की उसकी जो मांग है, उसको चाइना जरूर पूरा करेगा। और वो पाकिस्तान को की इकोनॉमी को एफ्लोट करके रखना चाहता है, उसे किसी तरीके से चाहता है कि वो सर्वाइव करती रहे और उसके माध्यम से वो भारत को घेरे और भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। और लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक ऐसे क्रिटिकल समय में कि जब उसने एक बड़ा आतंकी हमला भारत के ऊपर किया था और भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में था, तो ऐसे में इस तरह की कर्ज की राशि को देना
जाहिर है कि एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे FATF हो, सभी को पाकिस्तान के द्वारा जो फंड दिए गए हैं उसके किस तरीके से उसका कहाँ वो फंड जाता है, किस तरह से उसकी चैनलिंग होती है, कहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा। यद्यपि कि ये सच है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 50 कंडीशंस लगाई हैं, जो ये शर्त की जो ये राशि दी गई है, 11 शर्तें और लगाई गई, एडिशनल शर्तें, कुल मिला के 50 शर्तें हैं। लेकिन उसमें एक शर्त और भी मेरे विचार से होनी चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी ये शर्त रखनी चाहिए कि यदि किसी तरीके से इस बात का संज्ञान होता है कि ये जो फंड्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को दिए हैं, वो अगर किसी आतंकवाद की गतिविधि में इस्तेमाल अगर किए जाते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, या किसी भी राष्ट्र को जो ऐसा करता है उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। इस तरीके की शर्तें भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लगाने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है रचना जी कि भारत ये जो पैसे IMF के द्वारा दिए गए हैं, इसका इसका क्या किस तरीके का इसका ट्रांजैक्शन होता है, कहाँ ये जाते हैं, इसके ऊपर भारत सबूत इकट्ठा करेगा। और जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही है कि जो तमाम जो है वो भारत ने जो डिस्ट्रॉय किए थे उसको फिर से खड़ा करने की तैयारी चल रही है, और वहां पर इस तरीके के स्थितियों को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि फिर से जो है ये आतंक के ठिकाने खड़े हों। और ऐसे में भारत इन सारे सबूतों को इकट्ठा करेगा। हमने ये भी देखा है कि सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस वहां पर आयोजित करने की तैयारी चल रही है, और उसमें जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उन पोस्टर्स में हम मुल्ला मुनीर की भी तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये जो सारे एविडेंसेस हैं वो भारत इकट्ठा करेगा, और उन एविडेंसेस को भारत FATF को देगा, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने वाली संस्था है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम जो सबूत हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देने चाहिए, ताकि ये जो पाकिस्तान है फिर से ग्रे लिस्ट में, FATF की ग्रे लिस्ट में जाए, ब्लैक लिस्ट में जाए। इस तरीके की तैयारियां भारत निस्संदेह अच्छा, करेगा। पहलगाम में और हुई आतंकी घटना के बाद में हमने भारत के अलग अलग इमोशंस देखे, और ब्रजेश सर, इन इमोशंस में बहुत से आम लोग थे जो ये कह रहे थे हथियार हमें दे दो, हम जाएंगे बॉर्डर पर, हम कर देंगे पाकिस्तान का काम तमाम, या फिर हम दुश्मनों से लड़ेंगे। ये सभी सेंटिमेंट्स की बातें थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पाकिस्तान की तरफ से आतंक को पालना या पहलगाम की घटना होना ये लोगों को बहुत ज्यादा दुखी भी कर रहा था, परेशान भी कर रहा था, गुस्सा भी था। आम लोगों के जरिए कही गई बात हम सोच सकते हैं कि इमोशनल होकर बोल दी या सेंटिमेंटल होकर बोल दी, लेकिन अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि 1971 में 2 टुकड़े हुए थे, इस बार 4 होंगे, ऐसे शख्स के जरिए अगर ये टिप्पणी की गई है, तो क्या कोई प्लानिंग है जो कि बैकडोर से चल रही है और कभी भी इंप्लीमेंट हो सकती है? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और नेशन स्टेट की जो हिस्टोरिकल साइकिल है वो चलती रहती है, और खासकर आपके अगर प्रतिद्वंदी हो तो कई तरह के प्लानिंग्स होती रहती हैं। वो प्लान फिक्स नहीं होते हैं, जैसे टाइम एक वेक्टर है, उसको बदली करते रहते हैं।